नमस्कार, मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। हम लोग ये सोच रहे थे और जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं जो राजनीति से थोड़ी-सी भी दिलचस्पी रखते हैं और राजनीति का थोड़ा-सा भी जो समझ रखते हैं राजनीति की, उन्हें एहसास हो रहा था अचानक से यूपी में घटनाएँ बढ़ जाती हैं, सीट कम आना, घटनाएँ अचानक से बढ़ जाना, जो योगी जी की एक छवि थी कि सुशासन की छवि उनकी जो तेज़ी से बनी थी और दोबारा सत्ता में अपने बलबूते पे वो आए थे, हासिल किया था उन्होंने। लेकिन इस लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अचानक से वहाँ पे जो होना शुरू हुआ, जिस तरीके से उथल-पुथल मचा हुआ है, उसे देख कर के लग रहा था कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो चल रहा है अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के। और वो बातें अब धीरे-धीरे छन कर आने लगी हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी को करीब से फॉलो करते हैं, मैं भी बहुत सालों से करीब भाजपा भारतीय जनता पार्टी को करीब से फॉलो कर रहा हूँ। और जो जानकारी इधर-उधर से मिल रही थी, तो ये जानकारी मिल रही थी कि योगी जी को साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है शीर्ष नेतृत्व में कुछ 1-2 बड़े जो नाम हैं उनके द्वारा। क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि यो मोदी जी के बाद योगी जी मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का चेहरा ना, और देश में जिस तरीके से मैं पहले भी कई एक वीडियो में बोला हूँ कि जिस तरीके से मोदी जी की डिमांड हो रही थी पहले, लाल कृष्ण आडवाणी जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हुआ करते थे, तो उस समय से ही मोदी जी के लिए आवाज़ उठने लगी थी कि मोदी जी को उम्मीदवार बनाया जाए। तो अब जो है फिर से उसी तरह से मोदी के बाद योगी करके आवाज़ उठ रही है जनता के बीच में से कि क्योंकि यूपी में अच्छा उन्होंने काम किया है और कर रहे हैं। लेकिन अचानक से लोकसभा चुनाव के परिणाम आते ही यूपी में जिस तरीके से घटना बढ़ गई है, घटनाएँ अचानक से लगता है ना जैसे कि बैठ कर के कोई जो है इस तरह की घटनाएँ करवा रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पे जो रिपोर्ट्स आए हैं, जिस तरीके से जिस वहाँ पे जो सर अपना मंथन कर रही है पार्टी, उस हिसाब से जो रिपोर्ट छन करके आ रही है, उस हिसाब से क्लियर हो रहा है कि जो हम लोगों को एक जो शक था, एक अंदर में जो चल रहा था हम लोगों के अंदर, उस पर धीरे-धीरे जो है लगता है कि मोहर लगनी शुरू हो रही है। वैसे अभी क्या होगा, नहीं होगा, ये तो भविष्य के अंधेरे में है। भविष्य के अभी बात है, भविष्य की बात है कि क्या होगा आगे चल करके। लेकिन जो दिख रहा है, जो पहले दिख रहा था, जो हम लोग कहते आ रहे, तो वही दिख रहा है कि योगी जी को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। और उसके जो है उसी समय शुरुआत हो गए थे जब लोकसभा के टिकट बाँटे गए थे। उस समय से ही समझ में आने लगा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोगों को टिकट दिया गया था जो दूसरे दलों से आए हुए थे। ऐसे लोगों को टिकट दिया गया था जो जीत नहीं सकते थे, जिनका कि वहाँ पे जो सर्वे करवाती है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, 1 नहीं 2-2 3-3 सर्वे 4-4 सर्वे करवाती है और उसके आधार पर टिकट बाँटती है। और उन सर्वे में उन लोगों को जो है सर्वे में मिला था कि ये लोग जीत नहीं पाएँगे, और वैसे लोगों को टिकट देना इसी से साबित हो रहा था, और ऐसी ताकतों को पावर वहाँ पे देना जो योगी जी के खिलाफ रहा है। अब ये आदमी कौन है, किनके द्वारा ये चीज़ किया जा रहा है? तो जिस तरह से खबर छन करके आ रही थी हम लोगों के पास कि ये अमित शाह जी के द्वारा किया जा रहा है। और अमित शाह जी जैसे बिहार में भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर किया उन्होंने, उसी तरह से वहाँ पे, क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो इसमें मुझे बोलने में, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें सामने से देखता हूँ। यूपी में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ से छन करके खबर आई थी हमारे पास। यहाँ पे इधर-उधर से जो भी रिसोर्सेज़ हमारे हैं, उसके आधार पे हम लोगों ने ये चीज़, मुझे पता चली थी कि इस तरह के यहाँ पे हो रहे हैं। और कुछ लोगों को इस तरह से करके लगाया गया है कि हाँ, योगी जी को किसी तरीके से, क्योंकि संघ जो है, आरएसएस जो है, वो योगी जी को चाहता है कि वो आगे बढ़ें। और खास करके इस लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जेपी नड्डा का स्टेटमेंट आया, स्टेटमेंट आने के बाद संघ नाराज है, और उसका परिणाम स्वरूप क्या है कि योगी जी को वो बैक कर रही है। अभी जो स्थिति, अब जो निकल करके आज जो एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में ये देखने को मिल रहा है कि जैसा स्थिति बन रही है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है आमने-सामने आ गया। अभी खुल करके ये रिपोर्ट सार्वजनिक हुई नहीं है, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही है, जो रिपोर्ट में देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उसमें यही चीज़ कहा जा रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुश्किल जो है बढ़ रहा है, मुश्किलें उनकी बढ़ती जा रही है। बीजेपी के आंतरिक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए योगी जी को ज़िम्मेदार ठहराया गया है। जो बीजेपी का आंतरिक रिपोर्ट है उसमें। उसमें एक रिपोर्ट ये भी है जो योगी जी ने भी करवाया अपने पे, उसमें ये हुआ है कि अंतर्कलह जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैंने खाने हैं, जो अंतर्कलह है,
उसके वजह से भी हार का सामना करना पड़ा। तो ये तो कमोबेश सब जगह स्थिति अंतर कला का रहा है। बिहार में भी रहा है, झारखंड में भी रहा है, बंगाल में भी रहा है, दिलीप घोष जी ने उठाया, आसाम में भी रहा है, राजस्थान में रहा है, सभी जगह, महाराष्ट्र में रहा है। तो ये मतलब अंतर कला तो सभी जगह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कि ये पूरा का पूरा जो ठिकरा है हार का, ये इस आंतरिक रिपोर्ट में योगी जी के ऊपर फोड़ा गया है। और इस कारण वैसी ताकतें सक्रिय हो गई हैं जो चाहती हैं कि योगी जी उत्तर प्रदेश से साइडलाइन हो जाएं, उनकी मुख्यमंत्री से पद से छुट्टी हो जाए। अब उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में जो सहयोगी दल बहुचर्चित, मतलब डबल इंजन की सरकार के बावजूद इतना सारा सहयोगी दलों को मिलाया गया, जो कि मेरी नज़र में, अगर मैं जो जितना राजनीति को समझता हूं, कि अचानक से लास्ट मोमेंट पे नए नए दलों को मिलाना, जो राजभर की पार्टी है या जो आपका ये एक जो है कौन चौधरी चरण सिंह के जो लोग पार्टी के जो लोग थे, उनको उस दल को मिलाना, इंडियन लोक दल को मिलाना, ये मुझे मन नहीं लग रहा था कि हाँ इन्हें मिलाना चाहिए था। कि हाँ इससे क्या मिला आपको, उनके तो सांसद बन गए, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और एक दल और था, वो छोटी पार्टी, मुझे याद नहीं है उसका नाम है, क्योंकि वो वहाँ के क्षेत्रीय पार्टी और छोटी पार्टी है, उनसे भी उन्होंने समझौता किया था। और इसके बावजूद जो है 80 में से सिर्फ 36 सीटें जीत पाते हैं। ये सोच ले, उसमें से इंडियन लोक दल जो है उनका शायद 2 सांसद जीते हैं और एक अनुप्रिया पटेल जीती हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं कि अगर देखा जाए कि मैंने जैसा बोला कि बहुत तनातनी चल रहा है और इसके वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्थिति जो है वो खराब होती जा रही है। वैसे जैसे मैंने कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जून के मध्य में गोरखपुर की जो है 5 दिवसीय यात्रा की, जहां उनकी योगी जी से मुलाकात हुई थी, उनके साथ एक बैठक हुई थी। सूत्रों के अनुसार, अगर माने तो सूत्रों की माने तो आदित्यनाथ ने उन्हें समझाया था कि बीजेपी उम्मीदवारों के चयन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, जो कि ये सही है। बीजेपी की में जो चयन जो हुआ उम्मीदवारों के, उसमें उनकी कहीं कोई भूमिका नहीं थी। उनको संसदीय दल जो बोर्ड है उससे भी उनको बाहर कर दिया गया था, उन्हें और नितिन गडकरी जी को। और इस बारे में ज्यादातर फैसला मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने किया था। ये समझाया था उन्होंने आरएसएस को, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी को उन्होंने मैसेज दिया था कि मेरी इसमें कोई भागीदारी नहीं रही है। सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था संसदीय बोर्ड से हटाए जाने के बावजूद उन्होंने केंद्रीय मंत्री, मतलब उनको हटा भी दिया गया था संसदीय बोर्ड से, फिर भी उन्होंने केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री जो है अमित शाह जी को उन्होंने बोला था कि गलत उम्मीदवारों का चयन किया गया। उसके बारे में उन्होंने आगाह भी किया था और ये भी कहा था कि इसमें से 25 ऐसे उम्मीदवार हैं जो हार सकते हैं। और ये रिपोर्ट हम लोगों को भी मिला है, हमें तो, मुझे जहां तक जानकारी है कि इसमें से 30 प्लस सीटों का उन्होंने बोला था, लेकिन यहाँ पे इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि 25 उम्मीदवार के बारे में। तो ऐसे भी अगर 36 और 25 जोड़ लेंगे तो पिछले आंकड़े जो पिछले बार चुनाव में आए थे वहां तक बीजेपी पहुंच जाती, अगर इस बात को माना जाए। और माना क्या जाए, मैंने हुआ है ऐसा, क्योंकि वोट तो ज्यादा मिले, 60 लाख वोट ज्यादा मिले पूरे, अगर देखा जाए 19 के माने बनिस्पत पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को 60 लाख वोट इस बार ज्यादा मिले हैं। अब इसमें क्या है कि सलाह उनकी योगी आदित्यनाथ जी की मानी नहीं गई थी। अति आत्मविश्वास जिसको कहता है, साथ उसके वजह से साथ में घोड़े पर सवार बीजेपी ने ऐसे लोगों को तरजीह दी जिनकी अपने निर्वाचन क्षेत्रों में स्थिति अच्छी नहीं थी। भागवत पहले से ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के टिप्पणी से नाराज थे, जो कि मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, और हम लोग भी नाराज, हम लोगों को भी बुरा लगा था जो ने इस चीज को जो समझ की, जो आपकी मातृत्व संगठन है, जो जिससे आप निकले हैं, आपके अधिकतर नेता उसी संघ से निकले हैं, और वो आप कहते मुझे उसकी जरूरत नहीं है। ये तो वही बात हुई कि माँ बाप को सीधे भाई आपको पैदा किया और माँ बाप को सड़क पर छोड़ दे, मुझे इसकी जरूरत नहीं, वही बात हुई थी। तो क्या है कि उनकी टिप्पणी से भागवत जी नाराज थे और पार्टी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं थी, उन्होंने ये कहा था। चुनाव के बाद वो सार्वजनिक रूप से ये कहने लगे कि एक सच्चा सेवक अहंकारी नहीं होता है। सबको पता है कि इशारा किस ओर था, जब ये कहे थे उन्होंने मोहन भागवत जी ने, तो उनका इशारा किस तरफ था ये समझने वाले थे। उन्होंने बाद में पूर्वी उत्तर प्रदेश में आरएसएस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, हम 2014 में जहां थे वहीं वापस आ गए।
ये बहुत बड़ी लाइन थी जब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब संबोधित कर रहे थे, तो ये बात कही थी कि हम जहां 2014 में थे वहीं वापस आ गए हैं। मतलब सरकार में मतलब आने से पहले, और जो है ये थी सरकार 10 साल तक कुछ भी करने की स्थिति में थी, लेकिन वो आरएसएस के संसाधनों की कीमत पर एक व्यक्ति को बढ़ाने में लगी रही, जबकि ईमानदारी से उसकी मतलब संघ की विचारधारा का पालन नहीं किया गया। मतलब संघ का जो संसाधन था, जिसके बलबूते पे ये लोग आज यहाँ तक पहुंचे या जो भी हैं आज, उसके मार्फत से सिर्फ एक व्यक्ति को बढ़ाने में लगा रहा। ये समझिएगा इन सब टिप्पणियों को, जो कि हम लोग बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। और विचारधारा जो था संघ का, उसको पालन नहीं किया जा रहा था, लेकिन संसाधन का इस्तेमाल जरूर किया जा रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि आरएसएस का हमेशा से योगी के प्रति नरम रुख रहा है, और उसी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया था। ये संघ की ही बात है। उस समय भी हम लोगों को पता था कि मनोज सिन्हा का नाम आगे चल रहा था। मनोज सिन्हा को बोल भी दिया गया था कि आप रुकें, उनके कहीं जाना था, उन्हें जाने से रोका गया था, और पहली पसंद थे मोदी और अमित शाह की। लेकिन ये संघ का पर इनके प्रति जो इनका जो रिलेशन था वो योगी आदित्यनाथ जी का, और योगी आदित्यनाथ जी का जो उस समय जो अभी भी वर्चस्व, और उस समय जो हिंदू युवा वाहिनी सेना जो उनकी जो एक अलग से अभी क्या है वो ठंडे बस्ते में है, उसके बदौलत वो जो है वहां पे कामयाब हुए थे मुख्यमंत्री के पद पर। बनारस के बुद्धिजीवी और समाजवादी जन परिषद पार्टी के प्रमुख अफलातून ने बताया, यह बात सब जानते हैं कि मोदी और शाह जम्मू कश्मीर के मौजूदा उपराज्यपाल बनो, जैसा कि मैंने बताया कि उनको बनाना चाहते थे, लेकिन उसी दौरान बनारस में वे तस्वीरें वायरल हो गई जिसमें सिन्हा माफिया डॉन ब्रजेश सिंह से मिलने चले गए थे, जब उसका बीएचयू के अस्पताल में इलाज चल रहा था। ये तस्वीरें आरएसएस के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मोहन भागवत को दिखाई थी, जिसके बाद सिन्हा की उम्मीदवारी खारिज कर दी गई और उनकी जगह पे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। बहुत सारे कारण उसमें जुड़ते चले गए, जिसके वजह से मनोज सिन्हा नहीं बन पाया, और वहां पे अमित शाह मोदी की जो जोड़ी थी वो एक तरह से उन्हें बैकफुट पे जाना पड़ गया। यूपी में योगी की बढ़ती लोकप्रियता नई दिल्ली को रास नहीं आ रही, और कुछ समय बाद उनके लिए बाधाएं खड़ी करने शुरू कर दी गई थी, जो कि पहले से ही, जिस तरह से मैंने बोला कि 2017 के बाद जो 2022 में चुनाव हुआ और योगी जी अपने दम पे वहां पे सत्ता में आए, और जिस तरीके से उनकी तारीफ करने लगे, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हो, धर्म के लोग हों, वो सभी लोग उनके काम की तारीफ कर रहे थे। उसे देखते हुए जो दिल्ली में बैठे लोग हैं उन्हें रास नहीं आ रहा था कि इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। और उसके बाद क्या है कि उनके लिए प्लानिंग करनी शुरू कर दी गई, उन्हें रोकने के लिए, उन्हें गिराने के लिए, उन्हें कम करने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने की हर कोशिश शुरू कर दी गई, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके फैसलों को रोका जा सके। 2 उप मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिए गए, जो कि इस बार चुनाव में ये भी निकल करके निष्कर्ष सामने आया कि 2 उप मुख्यमंत्री बनने से भारतीय जनता पार्टी के कई एक धड़ा बन गया। हर उप मुख्यमंत्री का अपना अपना एक धड़ा बन गया। बिहार में भी वही स्थिति रही, इसके वजह से भी खामियाजा भुगतना पड़ा। हाँ, उनकी ताकत पर लगाम लगाने के लिए मोदी के वफादारों ने एक समानांतर सरकार भी बना ली। जैसा मैंने बोला कि जिस तरह से चल रहा है यहाँ भी उसी तरह से हुआ था, और ऐसा ही एक उदाहरण था कि मोदी के वफादार दुर्गा प्रसाद मिश्रा को 29 दिसंबर 2021 को उनके रिटायर होने से ठीक 2 दिन पहले लाया जाना, जिसके बाद उन्हें दिसंबर 2023 के अंत तक के लिए दूसरा विस्तार दिया गया। योगी आदित्यनाथ एक डीजीपी भी नियुक्त नहीं कर सके, और राज्य में 4 कार्यवाहक डीजीपी रहे। आप समझ सकते हैं कि एक डीजीपी भी नियुक्त नहीं कर पाया, और 4 कार्यवाहक डीजीपी मतलब रहे वहां। इनमें से किसी को भी ठीक से काम करने नहीं दिया गया। पूरी प्रशासनिक मशीनरी को तनाव में रखा गया था। ये सभी तथ्य भागवत के संज्ञान में लाए गए, और साथ में ये भी कि कैसे एसपी जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और घोसी के पूर्व विधायक दारा सिंह चौहान को केवल योगी सरकार के काज में बाधा डालने के लिए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, जो कि मैंने कुछ देर पहले ही बोला कि राजभर को फिर से इस गठबंधन में लाने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से राजभर ने बीजेपी के खिलाफ में बोला, मोदी के खिलाफ में बोला, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में बोला, संघ के बारे में बोला, हिंदू धर्म के बारे में खिलाफ में बोला, और उसको लाना ये गलत था, जो कि इस रिपोर्ट में भी निकलकर सामने आ गया। भागवत को यह जानकारी भी दी गई कि कैसे ज्यादातर ठेके, चाहे लखनऊ हवाई अड्डे का निर्माण हो या 35,000 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या का पुनर्निर्माण गुजरात के ठेकेदारों को दिए गए। ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि अधिकतर जो ठेका पट्टे पूरे देश में दिए जा रहे हैं वो गुजरात की कंपनियों को दी जा रही है।
इसे भी देखना होगा, समझना होगा। हर जगह आप देखेंगे बड़े बड़े ठेकों पट्टों में गुजरात की कंपनियां इन्वॉल्व हैं और इस तरीके से मतलब इन्वॉल्व और त्रस्त हो रखी है, मतलब सब जगह जहां जहां काम कर रही है। जैसे बिहार सिर्फ स्मार्ट सिटी की बात करें तो गुजरात की कंपनी यहाँ काम करे। अभी बिहार सिर्फ स्थिति में पैदल चलने लायक भी स्थिति नहीं है। एक राजनीतिक विश्लेषक ने बताया गुजरात लॉबी ने मंदिरों और अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश को आवंटित धनराशि को जमकर लूट लिया। आरएसएस को इस बात की अच्छी तरह से अंदाजा है कि योगी के मध्य वर्ग का समर्थन हासिल है, क्योंकि वह मुस्लिम माफिया पर नकेल कसकर कानून और व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करने के संदेश देने में कामयाब रहे। जो कि मैंने बताया कि जिस तरीके से लोगों के बीच में एक संदेश गया कि भयमुक्त यूपी उत्तर प्रदेश, और उसमें क्या था कि सभी लोग खुश थे जो चैन की नींद ले रहे थे, चैन की सांस ले रहे थे खुले आदमी, अचानक से इधर से आप देखेंगे कि गड़बड़ा गया है। वैसे योगी समाज को बांटने वाले और एक विवादास्पद व्यक्तित्व हैं। लिंचिंग और मुसलमानों के खिलाफ धड़ल्ले से इस्तेमाल की जाने वाली अभद्र भाषा उनकी सरकार की पहचान बन गई। योगी की कट्टर हिंदुत्व की राजनीति ने उन्हें आरएसएस का चहेता बना दिया, लेकिन मोदी और शाह दोनों की नजरों में वह खटकते हैं, क्योंकि उनके बारे में आम धारणा है योगी प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं, और वैसे भी वह मोदी से 20 साल छोटे हैं। तो ये भी उनके साथ, उम्र भी उनका साथ दे रही है और आरएसएस का समर्थन भी उनका साथ दे रही है। मोदी शाह की जो भी योजना हो, लेकिन योगी जिस तरह मनोज कुमार सिंह को राज्य का मुख्य सचिव बनाने में सफल रहे, उसका मतलब साफ है कि यह दौर तो आरएसएस ने जीत लिया है। इसे योगी के लिए राहत के संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। बेशक बीजेपी नेतृत्व की दिल्ली ख्वाहिश हो कि योगी को चलता कर दिया जाए, लेकिन हकीकत यह भी है कि आम चुनाव में करारी हार के बाद सत्तारूढ़ पार्टी इस अहम राज्य पर अपनी पकड़ फिर से हासिल करने के लिए भारी दबाव में है। संभावना है कि योगी को फिलहाल राहत मिल जाए और उन्हीं के नेतृत्व में उपचुनाव लड़ा जाए। अगर बीजेपी उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए तो योगी के लिए उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। जिस तरीके से प्लानिंग चल रही है उस प्लानिंग पे काम किया जा रहा है और अमित शाह की उस पर कड़ी नजर है कि कैसे योगी जी को हटाया जाए। अब जैसा जिस तरीके से मैंने बताया कि किस तरीके से योगी जी को साइड करने के लिए दिल्ली शीर्ष नेतृत्व जो है दिल्ली से जो है काम किया जा रहा है कि उनको साइड किया जाए, और एक अंदर में जो एक अंदर खाने उन लोगों के चल रहा है कि ये कहीं आगे ना निकल जाए, कहीं ये प्रधानमंत्री की रेस में ना आ जाए। मैं पहले भी कई एक वीडियो में कह चुका हूं कि अमित शाह खुद को मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं और खुद को ही देख रहे हैं अगले देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में। क्योंकि इसमें कोई आश्चर्य वाली बात ना हो कि अगर बीच में जैसे 75 का एक डेडलाइन रखा गया है, कहीं मोदी जी अचानक से कहें कि हाँ मेरी उम्र 75 साल हो गई, अब मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा क्योंकि ये मैंने ही बनाया था रूल, तो हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमित शाह प्रधानमंत्री के पद पे काबिज हो जाए। ये भी उनका एक चल रहा है। तो जैसा कि कई एक वीडियो में मैंने बोला है, कई एक पोस्ट में मैंने कहा है कि ये अमित शाह अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं और वो अगला प्रधानमंत्री अपने आप को देख रहे हैं। लेकिन उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा कोई अगर है तो योगी आदित्यनाथ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को आरएसएस के साथ साथ पूरे देश में जन समर्थन है। सब लोग बोल रहे हैं मोदी के बाद योगी, मोदी के बाद योगी, योगी 29 में मोदी के बाद योगी चाहिए। तो इसे देखते हुए है जो अमित शाह की जो मतलब परेशानी है वो बढ़ती दिखती है और उसके वजह से वो परेशान होता है और उसके वजह से ही वो चारों तरफ है जो इस तरह का कुछ चक्र, जैसा ये मैं रिपोर्ट के अनुसार मैं कह रहा हूँ और जो लोगों से मैंने सुना उसके आधार पर ये बात रख रहा हूँ। हो सकता है मेरी बात बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरे, लोगों को तकलीफ लगे, लेकिन जो भाई पता चल रहा है उसके आधार पर आप खुद समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अचानक ऐसा क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश में इतनी घटनाएं घटने लगी, ऐसा क्या हो गया कि अचानक से इतना खराब परफॉर्मेंस हो गया भारतीय जनता पार्टी का। ये सोचने वाली बात है। योगी जी को क्यों बाहर कर दिया गया संसदीय बोर्ड से, नितिन गडकरी जी को क्यों बाहर कर दिया गया संसदीय बोर्ड से, क्योंकि ये दोनों इन दोनों के जो है अपने में फिट नहीं बैठते हैं। इसलिए चलिए, जैसा कि हम लोग का डर था वो दिख रहा है, आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।